अब देश की जनता चाहती है कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल आए और देश को शिक्षित करें, विकसित करें, स्वस्थ रखें। लेकिन जब हम दिल्ली को देखते हैं तो लगता है कि अरविंद जी तो भी अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हर विकट परिस्थिति के अंदर भी काम करवाना चाहते हैं। वहाँ विपक्षी पार्टियाँ उनके दरवाजों पर जा रही, उनका समर्थन ले रहे हैं। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। जो पार्टी चुनी हुई सरकारों के अधिकारों में विश्वास रखती है, मुझे पूरा विश्वास है वो कोई भी पार्टी हो राज्यसभा में इस अध्यादेश के विपक्ष में खड़ी होगी। अगर हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी तैयार है इसके लिए? आम आदमी पार्टी हर चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अरविंद जी ने पीछे ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अध्यादेश के मसले पर, ये कहा था कि आप पिता की तरह हैं। अरविंद जी ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पिता तुल्य हैं, आपकी ड्यूटी बनती है आप मन को उदार करें और दिल्ली की जनता से बदला न लें। साल 2024 के आम चुनावों के लिए अब देश भर में सुगबुगाहट तेज है और ऐसे में विपक्षी एकता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता में किस तरह की एकता लाने का काम कर रही है और देश के दूसरे राज्यों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, क्या वाकई 2024 में बीजेपी को तमाम जो विपक्षी दल हैं वो टक्कर दे पाएंगे? इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में हमारे खास मेहमान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। जी, क्या लगता है 2024 बेहद नज़दीक खड़ा है, अगर आपकी ही बात करें आम आदमी पार्टी की तो कितनी तैयारी अपनी? आम आदमी पूरी तैयारी के अंदर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी अब देश की जनता चाहती है कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल आए और देश को शिक्षित करें, विकसित करें, स्वस्थ रखें। जैसे दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली दी है, 24 घंटे बिजली दी है, लोग भूल गए इन्वर्टर और जनरेटर को, ये सुविधा सारे देश के अंदर हो। पानी फ्री दिया है, 24 घंटे दिया है, ये सुविधा सारे देश के अंदर हो। 75 साल इस देश की आज़ादी को हो चुके हैं। विकासशील देश था और विकासशील है। आज ये मंगल ग्रह की बात करते हैं, चंद्रमा पे जाने पहुंचने की बात करते हैं, परंतु गांव में क्या हो रहा है? राजधानी से 20 किलोमीटर के दायरे पे आप जाकर देखें, किसान पे कर्ज का बोझ बढ़ गया है। आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर है। हरियाणा से मैं आता हूँ, हरियाणा में बेरोजगारी सारे देश में सबसे ज़्यादा है। भ्रष्टाचार डबल हो गया है। महंगाई सिर पे चढ़ के बोल रही है। डीजल और पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया है। रसोई गैस का सिलेंडर आम गृहिणी के अप्रोच में नहीं रहा। जो इन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई थी, जो सिलेंडर बांटे थे, आज वो कोने में रखे हुए, सब चूल्हे पे वापस आ गए क्योंकि रसोई के गैस के दाम इतने बढ़ गए। जी, आप कहते हैं कि अरविंद जी देश के लिए एक उम्मीद है, लेकिन जब हम दिल्ली को देखते हैं तो लगता है कि अरविंद जी तो भी अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। आपने खुद अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की और आपने ये कहा कि हमको हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे, तो देश आप कैसे जीतेंगे? ये बात सही है कि अरविंद जी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर ताकत लगाई। हमारे शिक्षा मंत्री को बंद कर दिया जो अच्छे स्कूल बना रहे थे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर को बंद कर दिया जो अच्छे हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे। हमारे अधिकारों को छीनने के लिए देश के संविधान को मानना बंद कर दिया। देश की सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च पीठ, संवैधानिक पीठ के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। कहीं अरविंद केजरीवाल जो विकास का काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो विकास का काम कर रहे हैं, वो सारा देश ना मांगने लग जाए। इस डर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस अध्यादेश को लेकर आई कि इनके पास अफसर ही नहीं रहेंगे। मंत्रियों को शक्ति विहीन इन्होंने करना चाहा, परंतु अरविंद केजरीवाल हर विकट परिस्थिति के अंदर भी काम करवाना जानते हैं। दिल्ली की जनता का काम इन्होंने पिछले तीनों सरकारों के समय में विपरीत परिस्थितियां रहते हुए भी किया और आगे भी करते रहेंगे। और देश यही चाहता है कि अब जिस तरीके से दिल्ली को विकसित किया है, जिस तरीके से पंजाब में बदलाव आ रहे हैं, ये सारे हिंदुस्तान में बदलाव आए। आप कहते हैं कि अधिकारी आपको नहीं मिले हुए, इसलिए आप सही से दिल्ली में काम नहीं कर पाए। पूरी प्रतिभा आम आदमी पार्टी की दिल्ली को दिख नहीं पाई। लेकिन जो बीजेपी है वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में आप लोग गुंडागर्दी करते हैं। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 13 मई को जो विजिलेंस सेक्रेटरी है राजशेखर, उनको हटाने का आप आदेश दे देते हैं। सौरभ भारद्वाज तमाम फाइलें चेक करना शुरू कर देते हैं।
सीसीटीवी कैमरे भी आप चेक करना शुरू कर देते हैं, अधिकारियों के आप दफ्तरों के ताले खुलवा लेते हैं, इतनी हड़बड़ाहट किस चीज़ की? देखिए, फिर ये कहीं ना कहीं मिसलीड किया जा रहा है। विधवा बुजुर्गों की पेंशन रोक दी जाए, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ रोक दी जाएं, स्कूलों के कामों पे अड़चन लगा दी जाए, योगा क्लास बंद कर दी जाए। जो अफसर दिल्ली की जनता को तंग कर रहे थे, दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए कुछ ट्रांसफर तो हमें तुरंत करनी ही पड़ेंगी, ताकि जो काम रोकने वाले अफसर हैं और उतने ही तादाद में काम करने वाले अफसर भी हैं, अफसर तो इन्हीं के बीच में से थे, उन्हीं को हमने कहा भाई जो अच्छा काम करे वो आगे बढ़े, जो रोड़ा लटका रहे हैं, जो राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर कुछ काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं साइड करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का समय तो 5 साल का होता है। अगर इंतजार करते रहे कि 5 साल बाद करेंगे तो इतने में सरकार का समय खत्म हो जाता है। सरकार के लिए तो एक एक दिन कीमती होता है, जनता की भलाई के लिए एक एक दिन अगर लगाया जाए, दैट मैटर अ लॉट। जी, 2024 की जो रेस है उसमें आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल कहाँ पर खड़े हैं? क्योंकि आप लोग अपने अधिकारों के लिए वो जो तमाम विपक्षी पार्टियां उनके दरवाजों पे जा रही हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं, कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जो पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर कम ना हो, जो पार्टी ये चाहती है कि हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को खराब ना किया जाए, जो पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, जो पार्टी चुनी हुई सरकारों के अधिकारों में विश्वास रखती है, मुझे पूरा विश्वास है वो कोई भी पार्टी हो राज्यसभा में इस अध्यादेश के विपक्ष में खड़ी होगी, ये जो बिल आएगा उसके विपक्ष में खड़ी होगी। कांग्रेस से नज़दीकी होगी आपकी, ऐसा कुछ संकेत मिला आप लोगों को? नज़दीक की दूरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इस अध्यादेश की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो लोग विरोध कर रहे हैं। क्या दिल्ली में बैठक हुई थी, पंजाब और दिल्ली के लोग उसमें गए थे सुशील जी, लेकिन उनके नेता सहमत नहीं है आप लोगों के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब वो अध्यादेश आएगा तो क्या वो पार्टी ये चाहेगी कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर कम हो? क्या वो पार्टी ये चाहेगी कि संघीय ढांचे में प्रदेश की सरकारों के अधिकारों को स्नैच कर लिया जाए? क्या वो पार्टी ये चाहेगी चुने हुई सरकारों को अफसर काम ना करने दें? क्या वो पार्टी ये चाहेगी कि केंद्र में बैठी हुई सरकार संविधान के विरुद्ध और सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पीठ के विरुद्ध केंद्र की सरकार फैसले ले? अगर वो चाहेगी तो उसकी अपनी मर्जी होगी, परंतु मैं कह रहा हूँ मुझे पूरा विश्वास है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं पार्टियां वो इस अध्यादेश के विरुद्ध में होंगी। लेकिन आप लोग तो उनका नुकसान करते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, गोवा, आप जहाँ भी जाते हैं कांग्रेस का वोट काटते हैं। कांग्रेस का वोट काटने की बात नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक आह्वान किया है कि अब देश को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। ये बात भी सही है कि अब ये सारी पार्टियां अरविंद केजरीवाल जी की नकल मारने लगी हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो। आप कह रहे हैं कि आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है, क्योंकि नई पार्टी थी, 10-12 साल पहले शुरू हुई, 2 स्टेट पे आपका कब्जा भी है, लेकिन जो स्टेट आप जीत नहीं पाते वहाँ पर पार्टी लगता है आपको संगठन वहाँ बिखराव हो जाता है। हिमाचल की अगर हम बात लेते हैं तो हिमाचल में जो आपका शिमला में दफ्तर है वो बंद पड़ा है लंबे समय से, ऐसी खबरें हैं। कर्नाटक का आप चुनाव लड़ने गए थे, वहाँ पार्टी कुछ नहीं कर पाई, वापस आ गए। गुजरात में आपके कई जो पार्षद हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। क्या वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा चीज़ों को, या दूर पड़ रहा है इसलिए ऐसा कुछ है? गुजरात में बहुत दबाव डाला उन्होंने, हमारा एक भी विधायक तोड़ तो नहीं पाए ना। लेकिन आपके 6 पार्षद चले गए जी। मैं कह रहा हूँ सर, इतनी डिटेल मान्यू तो मुझे नहीं मालूम होगी, क्योंकि कई हज़ार पार्षद है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, एक एक पार्षद का रिकॉर्ड तो मेरे पास नहीं होगा, परंतु मैं कह रहा हूँ कि क्या आज तक हमारे किसी विधायक को तोड़ पाई है? अच्छा, अरविंद जी लगातार मुलाकात कर रहे हैं तमाम विपक्षी नेताओं से। नीतीश जी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है बिहार के अंदर, अरविंद जी उस बैठक में जरूर जाएंगे, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में कुछ अरविंद जी के पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। लोग समझना चाहते हैं जब अरविंद जी इन्हीं विपक्षी पार्टियों को करप्ट बताकर, इनके नेताओं को करप्ट बताकर अपने लिए वोट बैंक तैयार करते थे, आज कैसे ये लोग सही हो गए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अरविंद जी एक विशेष पॉइंट लेके जा रहे हैं, इस अध्यादेश के खिलाफ जा रहे हैं। इस अध्यादेश जो देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है, ये अध्यादेश जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को कम करता है, इसके लिए हर विपक्षी पार्टी के पास जाएंगे। लेकिन अगर ये लोग गलत हैं आपके नज़रिए से, आप समझिए, गलत और सही का इसमें क्वेश्चन नहीं है।
यह अध्यादेश गलत है। इस अध्यादेश, गलत अध्यादेश के विरोध में सपोर्ट मांगने के लिए हर पार्टी के पास है। गुप्ता जी, हरियाणा में आपकी तैयारी इस बार काफ़ी अच्छी चल रही है, क्या लगता है हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है? हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल अब हरियाणा चाहता है। उसने दिल्ली में किया कमाल, पंजाब को बदल दिया। अब हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बीच में है। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भी अच्छे स्कूल हों, हरियाणा में भी अच्छे कॉलेज हों, हरियाणा में भी अच्छे हॉस्पिटल हों, हरियाणा में भी दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री बिजली और पानी मिले। हरियाणा को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हरियाणा नंबर 1 बनेगा तभी तो देश नंबर 1 बनेगा जी। तो अब हरियाणा के लोग चाहते हैं कि हरियाणा भी नंबर 1 बने। हाँ, पीछे पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। जानना चाहते हैं कि हरियाणा में जो खट्टर सरकार है वो ये कहती है कि हमें तमाम काम किया, चाहे एग्रीकल्चर के लैंड में हो, एमएसपी का मुद्दा भी किसानों ने उठाया, तुरंत इस पर एक्शन हुआ। आपको लगता है कि ग्रिप अभी भी बनी हुई है मोदी सरकार की या फिर हरियाणा में खट्टर सरकार की? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। खट्टर साहब 8 साल के बाद ज़मीन पे उतरे। उन्होंने लगा कि अब ज़मीन खिसक रही है तो जनसंवाद करना चाहिए। वो पहले सिरसा में गए, लोगों ने जम के विरोध किया। फिर उनको लगा कि शायद मैं यादव बेल्ट में जाऊँ, महेंद्रगढ़ गए, वहाँ पे विरोध नहीं होगा। वहाँ लोगों ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। अब हरियाणा में आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की ज़रूरत है। मुकाबला किससे आम आदमी पार्टी का इस चुनावों में, कांग्रेस से या बीजेपी? आम आदमी पार्टी किसी से मुकाबला नहीं करती। हम अपने कामों से मुकाबला करते हैं। हम वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मैंने काम किया तो वोट देना। हम हरियाणा को बदलेंगे, किसी से मुकाबले के लिए नहीं आ रहे। हम आमूल चूल व्यवस्था को बदलने के लिए आ रहे हैं। अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छी चिकित्सा देने के लिए, बच्चों को रोज़गार देने के लिए, किसान फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाने के लिए, व्यापारियों को अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, मज़दूरों को मिनिमम वेजेस बढ़िया देने के लिए, महिलाओं के लिए अच्छे प्रबंध करने के लिए हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हम किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं आ रहे हैं। गुप्ता जी कहते हैं कि हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट होता है। क्या आपके पास ऐसे चेहरे हैं जो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं? अरविंद जी तो एक चेहरा अपने आप में बड़ा, दूसरा सुशील गुप्ता भी है, लेकिन दोनों जाट चेहरा नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जाति की राजनीति करती ही नहीं है। हमेशा कांग्रेस ने जाति की राजनीति करी जी। बीजेपी ने जाति और धर्म दोनों की राजनीति करी। ये मुद्दा था ही नहीं है। मुद्दा तो बीजेपी ने पैदा किया है। हरियाणा हर धर्म और जाति को भाईचारे का माहौल देकर चला। अगर हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी तैयार है इसके लिए? आम आदमी पार्टी हर चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारा संगठन तैयार है और सब चुनाव हम लड़ेंगे। सीएम चेहरा पहले लोगों को बताएंगे या पंजाब की तरह बाद में रिजल्ट आने के बाद आप लोग तय करेंगे? आम आदमी पार्टी लोगों से पूछ के चेहरा डिस्कस करती है जी। तो जिसको हरियाणा के लोग चाहेंगे उसको पीएससी डिस्कस करेगी और उनका सब्जेक्ट है। जी। आपने एक बाई इलेक्शन लड़ा था आदमपुर सीट पर, वहाँ आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद अब पंचायत चुनाव में वहाँ आपको अच्छी परसेंटेज वोट मिले। आपका पहला एक्सपीरियंस खराब रहा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। उससे पहले हमने नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, उसमें भी हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। बाई इलेक्शन बेसिकली आम आदमी पार्टी को ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए जाना जाता है। बाई इलेक्शन से व्यवस्था नहीं बदलती। लेकिन ट्रायल तो था आपका एक? नहीं, ट्रायल था, वो ट्रायल था, मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उसके ट्रायल के तुरंत बाद हमने पूरे हरियाणा के अंदर जिला परिषद के चुनाव लड़े और हर गांव से, हर जगह से हमें बड़ी अच्छी वोट मिली। तो हरियाणा के लोग चाहते हैं कि व्यवस्था बदले। उस एक सीट से व्यवस्था नहीं बदलने वाली थी। गुप्ता जी, आपने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं, जैसे कि फ्री बस हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, बिजली पानी फ्री हो। विपक्षी कहते हैं कि आप लोग फ्री के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को डेंट कर रहे हैं, आप लोग फ्रीबीज के नाम पर अर्थव्यवस्था को पंगु कर रहे हैं। थोड़ा लोगों को बताइए कि कैसे आप अर्थव्यवस्था को भी बचा रहे हो, लोगों को भी फायदा पहुंचा रहे हैं। दो बात मैं बताता हूँ। जब लोगों की बाइंग पावर बढ़ती है तो सरकार को टैक्स मिलता है, और जब सरकार को टैक्स मिलता है तो वो पैसा रोटेशन में फिर सरकार के पास वापस आता है। दिल्ली एक स्पेशल इकोनॉमिक्स के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी चला रहे हैं। देश का पहला राज्य है जहाँ पे फ्री बस है महिलाओं के लिए, सारे देश की महिलाओं के लिए। देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे सारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है। सारे स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाया है, सारे हॉस्पिटल्स को वर्ल्ड क्लास बनाया है,
बच्चों को रोजगार बिना खर्ची पर्ची के दिया है, किसान के खाते में हम 50,000 रुपये हेक्टेयर फसल खराबी का मुआवजा भेजते हैं। हमने सब कुछ देने के बाद भी 8,000 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट है। मेरे पड़ोस में हरियाणा है, कुछ भी फ्री नहीं देते, 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा है। देश के अंदर देश की सरकार और राज्यों की सरकार घाटे में चल रही है। अरविंद केजरीवाल सब कुछ फ्री दे रहे हैं, 8,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके अंदर खराब बात क्या है? जनता का पैसा जनता पर खर्च रहे हैं, दे आर टेकिंग मोर रेवेन्यू ऑन दैट वे। और अब तो उनकी नकल बीजेपी भी मारने लगी है, उनकी नकल कांग्रेस भी मारने लगी है। अच्छा है, परंतु ये जादू अरविंद केजरीवाल को ही आता है। ये नकल मार के घोषणाएं तो कर देंगे, अरविंद केजरीवाल घोषणा नहीं करते, गारंटी देते हैं। अब अरविंद केजरीवाल कहता है गाँव में किसान के लिए क्या हो रहा है उसकी बात करो, खेत के मजदूर के लिए क्या आ रहा है उसकी बात करो, छात्रों की शिक्षा के लिए क्या आ रहा है उसकी बात करो, नारी के सम्मान के लिए क्या हो रहा है उसकी बात करो। 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि केवल आम आदमी पार्टी की सरकार देती है, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे पंजाब की सरकार हो। किसान की फसल कटने से पहले उसका मुआवजा उसके घर में भेजने का काम आम आदमी पार्टी करती है, चाहे पंजाब की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो हमने अब देश के अंदर बदले हैं और उस बदलाव के नकल बाकी देश भी करे। अच्छी लेकिन अगर वो आपका मॉडल कॉपी करते तो नुकसान आपका होगा, आपकी जो पॉलिटिक्स है उस पर देश सुधरना चाहिए, देश सुधरना चाहिए। सत्ता के भूख में नहीं आए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बने। जी, एक सवाल पंजाब को लेकर है। पंजाब में जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनकी वाइफ नवजोत कौर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भगवत मान को कुर्सी तोहफे में दी उनके पति ने। क्या वाकई ऐसा कुछ था? नवजोत सिंह सिद्धू सीएम बनने वाले थे पंजाब के, आपकी पार्टी में शामिल होने वाले थे, ऐसा कुछ रहा है क्या? कभी ऐसा नहीं रहा। उनकी इच्छा उनके मन में हो आम आदमी पार्टी में आने की, मगर आम आदमी पार्टी ने कभी उनको अप्रोच नहीं किया। भगवत मान की कुर्सी को कोई खतरा है? किस बात पे? देश के बेस्ट मुख्यमंत्री में से वो काम कर रहे हैं, किसान को फसल कटने से पहले मुआवजा दे रहे हैं, कानून व्यवस्था को उन्होंने बिना एक गोली चलाए, बिना एक खून की बूंद बहाए कायम किया है। किसान को सबसे पहले उन्होंने मुआवजा दिया, अच्छे 1,000 से ऊपर मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोल दिए, 30,000 से ऊपर सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के युवाओं को दे दी, टेम्परेरी कर्मचारियों को पक्का कर दिया, 2.5 लाख प्राइवेट नौकरियां वो देने वाले हैं। व्यापारियों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता वो करते हैं, मजदूर के लिए चिंता वो करते हैं। किस बात पे? एक सवाल ये है कि एसवाईएल एक बड़ा मुद्दा है चुनावों के अंदर, भले ही चुनाव पंजाब में हो या हरियाणा में हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को उठाती हैं। क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है और हरियाणा में जो सर्वे आपके अपने सर्वे हैं उसमें आप लोग जीत भी रहे हैं। क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा? समस्या एसवाईएल नहीं है, समस्या पानी है। ये जो राजनीतिक भाषा है ना, बहुत सालों से बीजेपी की, कांग्रेस की, दोनों प्रदेशों में और केंद्र में सरकार रही, दोनों पार्टियों की। आज तक इन्होंने हल नहीं किया, क्योंकि ये वोट बैंक बनाना चाहते हैं, मुद्दे हल नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आए थे, उन्होंने कहा था कि पानी का हर राज्य को चाहिए, पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है, वो बंटवारा करें। अगर उनको तकलीफ है तो अरविंद जी को चाय पे बुलाएं, वो उनको हल देंगे। और जो बात अरविंद जी ने कही थी, ये बात देश की सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद जी के कहने के बाद में कही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा नहीं देख सकती, उनको फैसला करना पड़ेगा। परंतु प्रधानमंत्री जी आज भी चुप है और तब भी चुप थे। राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री बनने के इनमें गुण हैं? विपक्ष का एक बड़ा लीडर बनने की इनमें क्षमता है? वो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, वो किसको चेहरा बनाना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं। खड़गे जी को अध्यक्ष बनाए, अब खड़गे जी की चलेगी या राहुल जी की चलेगी या सोनिया जी की चलेगी, तो उनका फैसला है। देयर इंटरनल मैटर, क्या उनके यहाँ किसकी चलती है, कौन पद पे बैठता है, क्या पद पे बैठने वाले की चलती है या नहीं चलती, ये तो उनका फैसला है। कौन बेहतर होगा, अरविंद केजरीवाल जी या राहुल गांधी जी? देखिए, देश की जनता अब बदलाव चाहती है, विकसित हिंदुस्तान चाहती है, शिक्षित हिंदुस्तान चाहती है, बारोजगार हिंदुस्तान चाहती है। हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को चाहती है। गुप्ता जी, आप व्यापारी हैं और एक नेता भी हैं, व्यापारियों की स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं? पहली ऐसी सरकार है दिल्ली सरकार जी, जिसने गरीब का भी ध्यान रखा, किसान का भी ध्यान रखा, महिला का भी ध्यान रखा, तो व्यापारी का भी ध्यान रखा। भगवंत मान ने पूछा भी तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, हम उनको दूर करेंगे। जब आप टैक्स दोगे तो हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, जब आप टैक्स दोगे तो हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, जब आप टैक्स दोगे तो हम अच्छी सड़कें बनाएंगे। तो अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो देश के किसान का भी ख्याल रखना पड़ेगा,
देश के मजदूर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, देश के जवान का भी ख्याल रखना पड़ेगा, देश के महिला का भी ख्याल रखना पड़ेगा, देश के छात्रों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, देश के व्यापारियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हरियाणा में एक सवाल हरियाणा को लेकर ही फिर से, क्या हरियाणा में आपके पास चेहरे नहीं, आपने कहा अरविंद जी ही चेहरा है, क्या हम ये भी मान के चले कि सुशील गुप्ता भी एक चेहरा है? नहीं, सुशील गुप्ता अरविंद जी का एक सिपाही है। सिपाही की ड्यूटी कौन से बॉर्डर पे लग जाए, किस समय लग जाए, कौन सी चौकी पे लग जाए, वो कमांडर का काम है। आई एम नॉट इन दिस क्यू एट ऑल। अगर सीएम के दरवाजे पे या सीएम हाउस पे लग जाए तब? देखिए, ये पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का काम है। मुझे हरियाणा में रखें, मुझे पंजाब में भेजें, मुझे हिमाचल में भेजें, मुझे मेघालय के अंदर भेजें, जहाँ वो ड्यूटी देंगे हम उस ड्यूटी को करेंगे। एक आखिरी सवाल है, अरविंद जी ने पीछे एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अध्यादेश के मसले पर, ये कहा था कि आप पिता किस तरह हैं। बीजेपी ने कहा कि इनको डर लग रहा है अब, क्योंकि इनके खिलाफ इंक्वायरी बहुत सारी चल रही है, एसआईटी इनसे पूछताछ कर रही है, इनके कई बड़े नेता अंदर हैं। क्या वाकई वो डर था, ये आप समझाना ही चाह रहे थे कि अपना दिल आप बड़ा कीजिए और जो अध्यादेश के मामले में या जो ऑर्डिनेंस के मामले में दिल्ली में जो समस्याएं सामने आ रही है, आप उन समस्याओं को सोल्व कीजिए? क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की वोट की पावर को ख़त्म कर देना चाहिए? क्या लगता है, चुनी सरकारों की पावर को ख़त्म करना चाहिए? क्या लगता है, जो शिक्षा मंत्री जिसके अमेरिका तक में तारीफ हो रही है उसको बंद कर देना चाहिए? जो स्वास्थ्य मंत्री जिसने मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट सारे देश को दिया, जिसने कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन का मॉडल सारी दुनिया को दिया, उसको बिना कारण बंद कर देना चाहिए? अरविंद जी ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पिता तुल्य हैं जी। आपकी ड्यूटी बनती है आप मन को उदार करें और दिल्ली की जनता से बदला ना लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी बातचीत करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर। इनका दावा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने लोगों के विकास के लिए काम नहीं किया। इतना ही नहीं, वो देश में 2024 में होने वाले आम चुनावों के लिए भी अरविंद केजरीवाल को एक बेस्ट कैंडिडेट के तौर पर मानते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।